वन। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। कल एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, आज उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस डिफ्लेटर। सिलेक्ट द करेक्ट कोड, कि इसमें से कौन सा जो करेक्ट है उसको हमें क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहले कि बोथ मेजर द प्राइस चेंजेस इन एन इकोनॉमी। सेकंड वन इसमें कंज्यूमर प्राइस इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स व्हाइल ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स। तो इसमें क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो सीपीआई है और जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो प्राइस चेंजेस को क्या है मेजर करता है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट वन सही है। सेकंड इसमें क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंक्लूड करता है इंपोर्टेड गुड्स को, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो क्या करता है कि जो इंपोर्टेड गुड को इंक्लूड नहीं करता है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि स्टेटमेंट जो बोथ वन एंड टू आर ट्रू। तो इसमें क्या है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर हम सेकंड वन देखते हैं। इसमें भी क्या है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है और दोनों में से क्या है हमें कि जो करेक्ट है वो चूज करनी है। तो इसमें फर्स्ट दे रखी है कि एंजल टैक्स इज लेविड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। और सेकंड वन है एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स शेड्यूल ऑफ 2012 इन इंडिया। तो इसमें क्या है सबसे पहले जो एंजल टैक्स होता है वो क्या है जो कैपिटल रेज्ड बाय लिस्टेड, यहाँ पे ये गलत है कि लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड कंपनीज पे लगता है ये। और ये मेन होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है उनको सॉल्व करने के लिए जो आजकल क्या स्टार्टअप वगैरह चले हुए हैं उस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज पे लगता है। फिर सेकंड इसमें जो दे रखा है कि ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ द क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल। किसमें क्या है कि ये बता रखा है कि समान जो सेवा का सिद्धांत होता है, मतलब क्या धन के बदले जो समान सेवा है, तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, फीस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस पे, फाइन पे या सेस पे। तो अब सिंपल से यहाँ पे ये समझो कि ये लिख रहा है कि धन के बदले में सेवा। तो मतलब क्या है कि हम कोई सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में हम क्या है हम अपने जो फीस पे कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या फीस आएगा इसमें, क्योंकि हम क्या जैसे कोई लॉयर से कोई सर्विस ले रहा है, कोई डॉक्टर से ले रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हम उसके जो सर्विस ले रहे हैं उसके बदले में जो पे कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे रिलेटेड है फीस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर उसके बाद में है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्योर पब्लिक गुड इज ऑलवेज। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 0। तो यहाँ पे सिंपल समझने की बात है कि जैसे कोई सोसाइटी में पार्क बना रखा है, वहां पे क्या है कि मान के चलो कि डेली 90 से या फिर क्या है 95 100 लोग वहां पे जा रहे हैं। वहीं अगर कोई लोग क्या 120 चले जाएंगे, तो ये थोड़ी कि उसके टोटल कॉस्ट में कुछ चेंज हो रहा है, वो तो ऑलरेडी क्या वहां पे बन चुका है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो प्योर पब्लिक गुड की होती है वो 0 होती है। फिर उसके बाद में है कि पीएम जन मन योजना किससे रिलेटेड है। तो ये आएगी यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप से आता है, जिसका ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से 2023 में लॉन्च की थी जहां तक मुझे याद है, या फिर इसी साल लॉन्च की थी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर ये पक्का है कि ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या हमें करेक्ट चूज करनी है। सबसे पहले जो पेरेटो ऑप्टिमिलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि पेरेटो ऑप्टिमल कर्व डज नॉट गिव अ यूनिक मैक्सिमम वेलफेयर सिचुएशन और पॉइंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी इसी बात से हुई थी कि जो पेरेटो का जो हम जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोलते हैं या फिर इसको कन्फ्लिक्ट कर्व भी बोलते हैं, उस पे क्या है कि वो कई तरह के इफिशिएंट पॉइंट तो उन्होंने बता रखे हैं, लेकिन वो उन इफिशिएंट में से एक जो ऑप्टिमम पॉइंट तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा वो उसके बारे में नहीं बताता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई एक यूनिक जो मैक्सिमम वेलफेयर सिचुएशन है पेरेटो ऑप्टिमल कर्व पे, वो नहीं बताई जाती है। फिर उसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गारंटी एंड इम्प्रूवमेंट इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये बात भी बिल्कुल मतलब क्या है कि फर्स्ट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या सेकंड इसमें गलत है, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमलिटी में क्या है कि ऑलरेडी वहां पे क्या है कि इफिशिएंट पॉइंट पे है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम की कर भी रहे हैं तो गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि किसी का वेलफेयर आपको इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले किसी का वेलफेयर आपको कम करना पड़ेगा।
क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमलिटी में यही होता है कि अगर आपको क्या है किसी को फायदा पहुंचा रहे तो उससे पहले क्या है किसी का लॉस भी करना होगा। मतलब क्या है कि अगर एक को यूटिलिटी आपको बढ़ानी है तो दूसरे की यूटिलिटी आपको कम करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि ओनली वन करेक्ट। फिर उसके बाद में आता है कि द ट्रू कॉस्ट इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज। कि ट्रू कॉस्ट इकोनॉमीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से। यहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल मान के चलो कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या जो आसपास के एरिया में जो पीपल रह रहे हैं उनको क्या है कि वो एक तरीके से तंग हो रहे हैं कि क्यों है कि नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है या फिर क्या वाटर पोल्यूशन भी है या फिर कोई और तरह की उनको क्या है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मिल रही है। अब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी प्राइवेट कॉस्ट को देखेगा कि मैंने प्रोडक्शन किया वो मेरा इतना हो, इतनी मेरी कॉस्ट है, और उसी प्राइवेट कॉस्ट के बेसिस पे क्या है वो मार्केट में प्राइस डिसाइड करेगा। लेकिन वहीं अगर सोशल कॉस्ट की देखें तो ओवरऑल जो उसके प्रोडक्शन की वजह से जो आसपास के एरिया में पीपल रह रहे हैं वो भी तंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट कॉस्ट होती है वो तो कम होती है और सोशल कॉस्ट क्या आती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो प्राइस डिसाइड किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा वो तो सिर्फ उसमें क्या है वो डिसाइड किया जा रहा है उसकी प्राइवेट कॉस्ट के बेसिस पे। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो होना चाहिए किसी सोशल कॉस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या जो ट्रू कॉस्ट कब होगी, जब उस प्राइवेट कॉस्ट में उस सोशल कॉस्ट को भी इंक्लूड करेगी तब आती है डिसाइड। तो इसी वजह से ट्रू कॉस्ट का मतलब यहाँ किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से रिलेटेड होती है ये। फिर उसके बाद में आता है कि अकॉर्डिंग टू रोस्टोव इन विच स्टेज डज सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ टेक प्लेस। कि ऐसी किसमें क्या है जो मतलब क्या सेल्फ सस्टेन्ड होता है, इसमें आएगा ड्राइव टू मैच्योरिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या है जो इकोनॉमी होती है अपने पे क्या फुल्ली वो क्या है कि वो किसी के एक्सटर्नल उस पे क्या है कि हेल्प की नीड नहीं पड़ती, वो अच्छे तरीके से खुद ग्रो करने लग जाती है। उसमें क्या टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंप्रूव्ड हो जाती है, जो लेबर होते हैं वो स्किल्ड बन जाते हैं। तो इसमें ड्राइव टू मैच्योरिटी आएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि who among the following is not a contributor to the compensation principle of welfare economics। तो यहाँ पे क्या है कार्ल्डर और हिक्स ने तो दिया ही था, जब पेल्टो ने दिया तो उसके बाद में कार्ल्डर हिक्स का आया था, फिर उसके बाद सिक्टोवस्की ने का सैमुअल्सन का। इसमें क्या है कि ऑप्शन सी आएगा कि सैमुअल्सन किससे रिलेटेड नहीं है, कंपनसेशन प्रिंसिपल से, क्योंकि सैमुअल्सन ने दिया था सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन ए मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। जैसे हमें पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक फर्म का होता है वो होता है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर उसके बाद में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द सैमुअल्सन होल्ट फॉर्मूला। इसमें क्या इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड होता है, जिसमें ये मापता है कि जो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर नेक्स्ट वन है इन्फ्लेशन इज ए मेथड ऑफ फोर्स्ड सेविंग विच गिव्स राइज टू। इसका मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है कि इसका पॉवर्टी होगा या फिर पब्लिक डेट होगा या इसमें से कौन सा भी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। वैसे तो इसमें है कि इन्फ्लेशन क्या है कि जब फोर्स सेविंग का जो इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो लोग क्या है फोर्स्ड होते हैं उसमें क्या सेविंग करने के लिए, तो सेव कहीं से कहीं को करना पड़ रहा है ताकि वो अपने खर्चे को चला सके। लेकिन इनमें से कोई क्या ऑप्शन आएगा वो मुझे एग्जैक्ट इसमें श्योर नहीं हूं मैं। फिर उसके बाद में द लियोनथिफ पैराडॉक्स वाज डेवलप्ड बाय चैलेंजिंग विच थ्योरी ऑफ ट्रेड। इसमें क्या हेक्सर ओलिन आया, क्योंकि हेक्सर ओलिन ने क्या दिया था, उन्होंने ये बताया था कि कोई कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो उसी कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स बनाएगी उसी का एक्सपोर्ट करेगी, और जो लेबर इंटेंसिव होती है उसका इंपोर्ट करेगी। मतलब क्या जो कंट्री अबेंडेंट होती है एक तरीके से फैक्टर्स में, तो उसी में क्या है वो उसी का एक्सपोर्ट करती है। बट लियोनथिफ ने इसको क्या है कि इसको चैलेंज किया और ये बोला कि ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा होती है और वो कैपिटल जो मेकिंग गुड्स होते हैं उसी का एक्सपोर्ट करती है। उसने लियोनथिफ ने जो एग्जांपल लिया था वो यूएसए का लिया था। ये बोला कि यूएसए क्या कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, बट क्या करे वो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स होती है उनसे जो बनी चीजें होती है उनका तो वो एक्सपोर्ट करती है, और इवन जो कैपिटल गुड्स जो गुड्स होते हैं जिसे वो बनते हैं उसका क्या इंपोर्ट करती है। तो लियोनथिफ ने क्या किया था, जो एचओ थ्योरी थी उसको चैलेंज किया था।
फिर उसके बाद में आता है द टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी डिफाइन एज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि ये जीएसटी में होता है कि आईटीसी बोलते हैं उसको, और इसमें वो होता है इसमें कि आप एक तरीके से कहीं ना जो टैक्स से बचने के लिए एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑफ आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स दैट। मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शन सी आएगा कि आप आउटपुट जो को देते टाइम पे जो टैक्स को जो कम किया जाता है, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी वो पहले भर आपने क्या पे किया जा चुका है आपके द्वारा। फिर उसमें नेक्स्ट इसमें क्या है, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की एफआरबीएम जो एक्ट था वो किस टाइम पे क्या है कि इनेक्टेड हुआ था। तो इसका आएगा ऑप्शन सी आएगा क्या है कि 26 अगस्त 2003 को, इस टाइम पे तो क्या है इनेक्टेड हुआ था। लेकिन ये भी पूछ ले कोई आपसे ये पूछे कि चलो ठीक है इसका एक्ट तो बन गया था 2003 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था ये 5 जुलाई 2004 को। मतलब क्या है कि एक्ट बना था 2003 में 2003 में, और जब ये मतलब लागू हुआ था 2004 में। फिर उसके बाद में है उम, एक मिनट, हाँ ये। फिर उसके बाद है इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स इज सपोज टू बी बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर। मतलब क्या जो इंसिडेंट्स होता है किसी तरह का उसका भुगतान करने वाले पर क्या माना जाता है, अल्टीमेट माना जाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि अकॉर्डिंग टू मसग्रेव देयर आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। इसमें से कौन कौन से जो बताई है, तो एलोकेशन बताया था मसग्रेव ने, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था और स्टेबलाइजेशन भी बताया था, ये तीनों बताए थे। तो इसमें से जो नहीं बताया था वो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसमें क्या है बी आएगा। फिर उसके बाद में कि ए लंप सम टैक्स ऑन प्रोड्यूसर्स इज मोर लाइकली देन नॉट बी शिफ्टेड ऑन कंज्यूमर्स। मतलब ऐसा जो लंप सम टैक्स है जो प्रोड्यूसर पे लगता है, और वो ऐसे मतलब कौन सी कंडीशन में, मार्केट की कंडीशन में जो क्या शिफ्ट नहीं किया जाए, इसका आता है मोनोपोली आता है। क्योंकि मोनोपोली में क्या है कि वो एक ही सिर्फ एक इंडस्ट्री होती है, कोई नियर सब्स्टिट्यूट होते नहीं, क्योंकि जो मोनोपोली वो गुड बनाता है उसके कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे क्या जो मोनोपोली जहाँ पे क्या है कि वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो इसका लमसम टैक्स जहाँ पे प्रोड्यूसर द्वारा शिफ्ट नहीं किया जा सकता है कंज्यूमर पे, वो आएगा मोनोपोली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए मेरिट गुड जो मसग्रेव ने दिया। मतलब मसग्रेव ने ऐसी कौन सी मेरिट गुड एग्जाम, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को लिया था। फिर उसके बाद में आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स आर्ग्यूड द, मतलब कि किसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज फंडेड बाय टैक्स और डेट, और जिसमें क्या ओवरऑल इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसमें एडम स्मिथ भी हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि एडम स्मिथ हो सकता है, बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। आपको तो आप खुद चेक कर लेना, देखो अपने बिहाफ पे, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता रही। नेक्स्ट इसमें in the Mundell-Fleming model of a small economy that is open and has a फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी इज। तो यहाँ पे ये पूछ रखा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव हो गया इनइफेक्टिव। तो इसका आएगा बी इनइफेक्टिव टू इन्फ्लुएंस जीडीपी। क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है उस टाइम पे क्या है, फिक्स्ड पॉलिसी होती है, जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो इफेक्टिव होती है। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है तो उस टाइम पे क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। तो फिर उसके बाद में है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन, मतलब क्या है कि इसको एक तरीके से डेवलप किया, तो इसका आएगा नीति आयोग, ऑप्शन डी। फिर आया इसमें कि व्हेन ए प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस द रिजल्ट इज। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी ए शॉर्टेज ऑफ द गुड इन द मार्केट। क्योंकि जो प्राइस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम उससे जब कम प्राइस डिसाइड कर देंगे तो वहां पे क्या डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाए, तो शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की मार्केट में। तो ऑप्शन बी आएगा।
फिर उसके बाद में कमर्शियल बैंक आर स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स एंड नॉन बैंक्स बिकॉज ऑफ, तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड लोन की वजह से, मोबिलाइज डिपॉजिट की, क्रेडिट क्रिएशन की वजह, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी आएगा, आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक हैंडल करता है, लेकिन जो अदर बैंक होते हैं जैसे नॉन बैंक होते हैं या फिर उसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि उनको हैंडल कौन कर रहा है और वो किस कमर्शियल बैंक है कि वो उसके अंडर आ रहे हैं या फिर नॉन कमर्शियल में जा रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि अकॉर्डिंग टू केन्स इंडिविजुअल कीप लिक्विड मनी फॉर ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेक्यूलेटिव पर्पज, तो आइडल मनी केप्ट फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्सन, अब जो मतलब क्या जो स्पेक्यूलेटिव होते हैं, जो सट्टे के लिए मुद्रा रखी जाती है, उनका मेन पर्पज क्या आता है, उनका पर्पज ऑप्शन आएगा डी, परचेजिंग बॉन्ड्स फॉर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, तो मतलब क्या जो इंटरेस्ट रेट में जो क्या है जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से बॉन्ड खरीदने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं क्या फायदा उठाने के लिए, लाभ उठा सके उनका, तो उसमें ऑप्शन डी आएगा। फिर आएगा मतलब एज पर कार्ल मार्क्स द स्टेज बिफोर द कैपिटलिज्म, इसमें आएगा फेडरलिज्म आएगा, मतलब कि जो सामंतवाद होता है वो आएगा, क्योंकि जो इसने कार्ल मार्क्स ने क्या है सिर्फ 6 स्टेजेस बताई थी सबसे पहले कि उसमें कि कौन कौन सी होती है ये, फेडरलिज्म के बाद में क्या है कि कैपिटलिज्म आता है। फिर उसके बाद में द कंसेप्ट ऑफ income terms of trade given by G.S. Lawrence and H. Stilwell is the important as it describe the countries, मतलब क्या है जो इनकम टर्म ऑफ ट्रेड है वो क्या जता रही है, मतलब क्या बता रही है कंट्री की, तो इसमें आएगा कैपेसिटी टू इंपोर्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंस, तो इसमें क्या है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी देता है, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी देता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी देता है, किसके ट्रेड डिफिसिट के लिए नहीं देता है वर्ल्ड बैंक। फिर उसके बाद में क्या है कि जो ऑक्सफैम की जो इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या है कि कितने परसेंट जो लोग हैं कि इंडिया टॉप 10% रिच पीपल है वो कितनी मतलब परसेंटेज ऑफ वेल्थ है जो होल्ड करते हैं, इसका आएगा 77%। तो यहाँ पे क्या है कि एक बात और भी नोट करने की कि मतलब जो 1% पॉपुलेशन है वो कितना होल्ड कर रही है, या फिर क्या है जो जो बॉटम की है वो परसेंटेज वो कितना होल्ड कर रही है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 51% जो वेल्थ को होल्ड करती है, और जो बॉटम की 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4.8% वेल्थ को होल्ड करती है। तो फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू इन केन्जियन कंजप्शन फंक्शन, कि तो ये क्या कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम, ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर उसके बाद कंजप्शन डज नॉट इंक्रीज एट द रेट ऑफ इनकम, ये तो होता ही है क्योंकि इसमें खुद के ने बोला कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है उस रेट से क्या कंजप्शन नहीं बढ़ता बल्कि उससे कम रेट से बढ़ता है। फिर उसके बाद कंजप्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, तो इसमें क्या ऑप्शन सी आएगा ये, क्योंकि नॉट क्योंकि ये क्या इंटरेस्ट रेट से क्या है केन जिससे रिलेटेड नहीं मानता है। फिर उसके बाद में क्या है एसिलेटर इज बेस्ट डिफाइंड, तो इसका एक ऑप्शन सी, इंक्रीज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू राइजिंग इनकम। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय 1931, ये आरएफ कहानी ने दिया था। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं कि फीचर्स मेथड है जो इंडेक्स नंबर है जिसको हम क्या है आइडियल भी मानते हैं, उसको क्या है कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट है कि इट इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। इट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये थर्ड भी ठीक है। फिर उसके बाद इट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस, ये गलत है क्योंकि फ्री होता है, इट इज बायस होता है, फ्री फ्रॉम बायस, तो इस इन्होंने लेकिन यहाँ पे नोट बोल रखा है तो इसमें क्या 1 2 3 आएगा करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे इसमें क्या मैच करना लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ, इसमें क्या क्वार्टल डेविएशन 2/3 होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, और फिर उसके मीन डेविएशन क्या है 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। फिर यहाँ के 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है 9 इंटू क्वार्टल डेविएशन का, तो क्या है कि ए के साथ में और बी थर्ड के साथ में। हम्म, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट।
फिर है उसके बाद में कि यहाँ भी क्या लिस्ट को मैच करना है सबसे पहले कि एमवीपीटी की हमें पता ही है कि इक्वेशन किसने दी थी, है फिशर ने दी थी। फिर उसके बाद में क्या है कि एम इक्वल टू पी के वाई ये किसने दी थी, ये दी थी पीगू ने, उसने दी थी। एक सेकंड, फर्स्ट एम इज इक्वल टू पी थी फिशर ने, और थर्ड वन दी थी केंज ने। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा ये, कि सेकंड क्या है, ये मार्शल की है, और जो ये इसमें P इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई के है ये केन्स की है, और जो लास्ट में P इज इक्वल टू के आर डिवाइड बाई एम है ये पीगो की, आप मैच कर लेना। अकॉर्डिंग टू एंजल्स लॉ एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड्स इनकम लीड्स टू, तो इसका आएगा डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड, क्योंकि जो एंजल कर्व होता है हमें पता है कि जो हमारी इनकम का और जो हमारी जो कंजप्शन होता है उसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, और नेगेटिव रिलेशन को बताता है कि जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो हमारे जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं जैसे फूड वगैरह उस पर जो हमारा कंजप्शन होता है वो कम होने लगता है, और बल्कि और जो अदर गुड्स होते हैं उसमें क्या हमारा जो कंजप्शन है उन पे ट्रांसफर होता रहता है। तो बल्कि जो स्पेंडिंग होती है अपने फूड पे कम हो जाती है और बाकी गुड्स पे क्या शिफ्ट हो जाती है, जैसे इनकम एक लेवल तक बढ़ती जाती है धीरे धीरे, उसकी बात है ये। फिर है स्टैगफ्लेशन डिस्क्राइब द सिचुएशन, वैसे हम बोलते हैं जैसे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में इन्फ्लेशन का बढ़ना, स्टैगफ्लेशन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दे नहीं रखा है, तो राइजिंग प्राइस क्या है, मतलब क्या है एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और क्या है फॉलिंग और स्टेगनेट आउटपुट, तो इसका ऑप्शन बी आएगा कि जो आउटपुट हमारा वो गिर रहा है या स्थिर रहता है। फिर उसके आएगा अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू, अब ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी, सुम्पीटर ने दी थी, और सुम्पीटर किससे कनेक्ट करता है, इनोवेशन से करता है, तो ऑप्शन सी आएगा। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज पॉजिटिव द गुड्स आर कंसिडर, अब क्या क्रॉस जो प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है वो क्या पॉजिटिव बता रही है, पॉजिटिव होता है सब्सटीट्यूशन के केस में, और वहीं अगर नेगेटिव होती तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाती, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी आएगा सब्सटीट्यूट। फिर उसके बाद में क्या, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी द गवर्नमेंट गुड, तो यहाँ पे क्या जैसे कि इसका आएगा सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या जैसे वो गवर्नमेंट जो बॉन्ड है वो सेल करेगी तो वहां पे क्या है कि उसकी जो मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है एक तरीके से जो मनी जो होती है वो क्या कम हो जाएगी, तो यही रिड्यूस करनी है गवर्नमेंट को, तो सप्लाई ऑफ मनी तो क्या सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड। वहीं अगर फर्स्ट ऑप्शन जैसे इंटरेस्ट रेट को कम किया तो जिसकी वजह से क्या है कि लोग ज्यादा मनी को क्या है बैंक से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, तरीके से वो क्या बोरोविंग करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट अगर बॉन्ड को बाय करती है तो क्या है कि जो मार्केट में जो मनी ऑफ सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज जो बैंक्स को क्या है कि एक तरीके से उधारी वगैरह के लिए इंक्रीज कर रही है, वो एक तरीके से कि आप ऋण दो लोगों को तो वो भी क्या है मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है, तो इसी वजह से सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिर आएगा उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एसएलआर, जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, तो मतलब क्या जैसे हमें पता है सीआरआर क्या है कि बैंक है जो आरबीआई के पास में रखते हैं, एसएलआर क्या है जो बैंक खुद अपने पास में रखते हैं, तो यहाँ पे अगर एसएलआर जिमेंटेड बाय बैंक्स विद देमसेल्फ, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। और जैसे इन्होंने बता रखा है कि जो एसएलआर को मीट करने के लिए किया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि आप क्या है कि सिर्फ कैश यूज करते हो, ऐसा कुछ नहीं, कैश के साथ में वो अदर चीजें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आएगा ऑप्शन बी आएगा कि एसएलआर क्या बैंक्स अपने पास में रखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। फिर उसके बाद है व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स व्हाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम दैट द पर्सन्स डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड, तो उसे यहाँ पे क्या जैसे इनकम कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि इंडिविजुअल की इनकम का और इन्फीरियर की जो गुड्स की डिमांड होता है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, कि जैसे ही इन्फीरियर इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इन्फीरियर की क्या है डिमांड कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कम हो रही है इनकम तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, तो ऑप्शन ए आएगा, आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट है हम्म
A fall in the price of a commodity whose demand curve is rectangular hyperbola causes total expenditure on the commodity। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रिमेन अनचेंज्ड आएगा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई तो उसके नीचे जो भी चीजें होती है, मतलब क्या टोटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसमें बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस में फॉल हुआ है, लेकिन ये थोड़ी कि उसकी वो उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कहीं शिफ्ट कर रहेगा, तो उसी जो डिमांड वगैरह पे, तो यही पे इसी वजह से क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन विद द कमोडिटीज, लग्जरी आएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि नेसेसिटी का क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है और लग्जरी की क्या ग्रेटर देन 1 होती है। हम्म, अब यहाँ पे बता रहा कि व्हेन द टीपी यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है वो फॉल्स मतलब कम हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या है कि इसका आएगा एपी ऑफ लेबर इज डिक्लाइनिंग। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एमपी क्या है कि वो नेगेटिव में चला जाता है, तो वो एमपी है वो तो नेगेटिव हो जाएगा और एपी है वो डिक्लाइनिंग में होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर उसके बाद में कि एमसी इज ड्राइव्ड बाय यानी मार्जिनल कॉस्ट हम किससे ड्राइव कर सकते हैं, तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट का तो मार्जिनल कॉस्ट से कोई लिंक ही नहीं है। अगर हम टोटल फिक्स लेके चले या फिर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लेके, उससे कोई रिलेटेड नहीं, वो होती है सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से। तो हम स्लोप है क्या दिया, तो हम स्लोप की जो उसकी टीवीसी के स्लोप से इसको क्या है कि ड्राइव कर सकते हैं, या फिर क्या है हम टोटल कॉस्ट की स्लोप से ड्राइव कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे, इधर द स्लोप ऑफ द टीवीसी कर्व और द स्लोप ऑफ द टीसी कर्व। फिर नेक्स्ट देखते थे हम कि the market structure of the perfect competition and monopolistic competition share which one of the following characteristic, कि जो ऐसी कौन सी मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है जो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थे, ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन लॉन्ग रन, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पब्लिक गुड, पब्लिक गुड कौन से होते, जैसे बताया नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल, तो ऑप्शन वन इसमें करेक्ट है। फिर है कि कॉम्पिटेटिव मार्केट प्रोवाइड द बेस्ट आउटकम फॉर सोसाइटी बिकॉज, मतलब क्या है कि जो सोसाइटी के लिए बेस्ट आउटकम दे रही है वो क्यों दे रही है, क्योंकि वहां पे क्या जो सम होता है जो कंज्यूमर सरप्लस का प्रोड्यूसर सरप्लस का वो मैक्सिमाइज्ड होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। फिर उसके बाद में इफ द पर यूनिट प्राइस ऑफ लेबर ए वेरिएबल रिसोर्सेज इंक्रीज इट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो कि जो पर यूनिट है प्राइस की ऑफ लेबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो क्या है कि एक तरीके से वेरिएबल फैक्टर है जो लेबर है, तो वेरिएबल फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड जो फैक्टर है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर अपनी जो उस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि एन अपवर्ड शिफ्ट इन मार्जिनल कॉस्ट, तो डी आएगा। कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज किस में होगा, मार्जिनल कॉस्ट में होगा, क्योंकि जो एक वेरिएबल फैक्टर का है वो उसके मार्जिनल कॉस्ट पे फर्क पड़ सकता है। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ होता ना कि वेरिएबल की जगह अगर ये बोल देते कि कॉन्स्टेंट जो फैक्टर है, तब तो फिक्स कॉस्ट में भी कुछ फर्क पड़ सकता था, बट लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल बोल रहा है, तो वेरिएबल में फर्क किससे पड़ेगा, एन अपवर्ड शिफ्ट इन मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में यू आर वर्किंग इन ए सुपर मार्केट में, आप मतलब क्या है एक काम किसी एक जगह पे काम कर रहे हो, फिर क्या है लेकिन आपको वो अपना जो काम मिल रहा है उसमें आप ना खुश नहीं, तो आप एक नौकरी से छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहे हो, मतलब तलाश कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रक्चरल में होती है। अगर सीजन की वजह से चेंज हो रहा है, मतलब क्या है कि सीजन चेंज हो रहा है कि आपस में काम करने का, जैसे किस टाइम पे आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में जैसे क्या सीजनल वर्क होते हैं, तो उसकी वजह से तो वो सीजनल होता है। फ्रिक्शनल में क्या होता है, जब आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हो तब होता है फ्रिक्शनल। और साइक्लिकल मतलब ट्रेड साइकिल की वजह से होता है, उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद में है द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, कि जब 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 किसी भी आप कांस्टेंट का क्या है कि डेरिवेटिव निकालोगे वो इक्वल टू जीरो होता है। फिर ये देखते हैं कि जो आर्थर लेविस थे, मतलब उन्होंने जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में बताया, तो वो मतलब कौन सी जो एक तरीके से इकोनॉमी थी उस पर फोकस कर रहे थे, जिसके प्राइमरी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी की वो बात करते हैं, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, तो इसका ऑप्शन ए आएगा।
फिर है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द डिवीजन ऑफ लेबर है वो किस पे डिपेंड करती है, तो इसका आएगा कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, क्योंकि वो जो की फैक्टर किसको मान के चलते हैं एक तरीके से वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को बोलते हैं। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेट इन द इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, मतलब कि आईआईपी होता है उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर इंडस्ट्रीज, इसमें क्या सीमेंट भी होता है, स्टील भी होता है, क्रूड ऑयल भी होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता, तो ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी के बीच में कैसा है, डायरेक्ट होता है, एमपीसी ज्यादा तो आपका मल्टीप्लायर भी ज्यादा, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 माइनस में एमपीसी। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट यूज एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा, तो वेरिएंस भी करता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी करता है, जियोमेट्रिक मीन भी करता है, नहीं करता वो मोड होता है, क्योंकि मोड में क्या हम सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर रिपीट हो रहे हैं उसी को मानते हैं मोड, तो इसमें क्या है मोड आएगा, क्योंकि वो बाकी पे डिपेंड नहीं करता है। फिर उसके बाद मीन डेविएशन इज मिनिमम फ्रॉम, इसका आएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन में क्या है कोई भी सीरीज है उसके मिड में आता है, जब उससे हम डेविएशन फाइंड करेंगे तो सबसे कम मीडियन से आता है। फिर क्वार्टर डेविएशन, इसका पीछे भी आया था सेम, जब उसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में मैच करे तो इसका 2/3 आएगा। फिर हम 65 का देखते हैं कि द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई पॉजिटिव होता है, वही प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव होता है। फिर आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेड, इसमें क्या है कोरिलेशन एनालिसिस को दिखाना, इसमें क्या स्कैटर डायग्राम होता है, जो क्या है कि इसमें बेस्ट तरीके वही ओजाइव होता है मोड के लिए। फिर उसके बाद में हाँ द हेराडोमर मॉडल अज्यूम दैट, कि हेराडोमर क्या अज्यूम करता है, सबसे पहले इसमें क्या मान के चलता है कि इन्वेस्टमेंट लिस्ट ना, इसमें आएगा ऑप्शन सी कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि वो ये मान के चलता है कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होता है, वही क्या है कि जो सोलो होता है वो उसको वेरिएबल मान के चलता है। फिर उसके बाद में क्या है कि जो एमपीआई है उसको कौन रिलीज करता है, इसको करता है नीति आयोग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट, जो एमएसपी में क्या इंक्लूड, एमएसपी क्या है टोटल 23 क्रॉप्स की क्या है कि एमएसपी डिसाइड की जाती है, उसमें क्या पोटैटो नहीं है, सोयाबीन भी है, कॉटन भी है, मेज भी है, तो पोटैटो नहीं है इसमें, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट है हाई बैरियर्स टू एंट्री आर एसोसिएटेड विद, जिसका ओलिगोपोली होगा, अल्पाधिकार बोलते हैं जिसको। फिर उसके बाद में है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब द इंद्रधनुष योजना के बारे में कि कौन सा करेक्ट है, कि इंद्रधनुष मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016, ये गलत है कि 2014 में लॉन्च किया गया था, और इट एम्ड एट द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 90%, ये बिल्कुल सही है कि इसमें ये था कि जो इसका जो मेन जो इसका मोटिव था, एम था, वो था कि जो बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसके 90% तक इसको कवरेज किया जाए, तो इसमें क्या स्टेटमेंट 1 गलत है और सेकंड सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी ऑप्शन आएगा इसमें। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की कौन सी, सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इन इंडिया 100% एफडीआई इज परमिटेड इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज रेगुलेटेड अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा। इसमें क्या हेक्सर ओलन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या इंटरनेशनल ट्रेड के बाद में क्या जो डिफरेंस होता है वो फैक्टर प्राइस में वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, रिमेन अनचेंज्ड होंगे, या डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ट्रेड, तो इसका आएगा डिक्रीज, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि ट्रेड के बाद में क्या है कि इसमें जो डिफरेंस होता है फैक्टर प्राइस के बीच में वो क्या है वो कम हो जाता है।
फिर उसके बाद फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय द मोरिस डी मोरिस एज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ लाइफ। इट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक लिटरेसी रेट को इंक्लूड करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन को, इसमें क्या ऑप्शन देगा पर कैपिटा इनकम को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पे और इंटरेस्ट रेट पे, तो ये है ऑप्शन डी। तो इसमें क्या ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंडियन इकोनॉमी का, आप देख लेना किस पे क्या है। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट सेट बाय द आरबीआई एक्ट एज द फ्लोर रेट ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर एमएसएफ या फिर एसडीएफ। इसका आएगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, जो ऑप्शन डी है, क्योंकि इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। तो इसका आएगा एसडीएफ, क्योंकि एसडीएफ होता है जो बाकी रेट से क्या कम होता है, स्थायी जमा सुविधा भी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद में है कि एज द ग्लोबल लेवल द फोर्थ, इसमें क्या एडिशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द, इसमें आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वुड बी अटेन्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है ये, कि कौन सी किस टाइम पे ये क्या है इक्विलिब्रियम में होता है। फिर उसके बाद में ये डायग्राम बता रखा है, किसी ये पूछ रखा है कि मतलब जो अबव डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोब डगलस का है, कॉन्ट्रैक्ट इलास्टिसिटी का है, चेनरी एरो का, ये लियोनथिफ प्रोडक्शन फंक्शन का, क्योंकि कैपिटल और लेबर को दोनों को मिला के क्या है फिर प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या फिक्स्ड होता है कैपिटल लेबर का लियोनथिफ में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि दो स्टेटमेंट दे रखी, इसमें से कौन सी करेक्ट है चूज करने में। In monopolistic competition, firms use advertisement which are called selling cost, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एडवर्ड चैम्बरलिन सेलिंग कॉस्ट बताइए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चैम्बरलिन ने क्या है कि सेलिंग कॉस्ट की बात बताई थी, तो ये सही है बोथ स्टेटमेंट। मतलब मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन सा मेजर करता है, तो एचडीआई है वो तो अपने क्या डेवलपमेंट को मापता है, और जो ग्रोथ को मापता है वो जीडीपी पर कैपिटा है, तो ऑप्शन बी राइट है। Monopolist whose marginal cost is equal to zero will be in equilibrium where the elasticity of demand is equal to, इसका आएगा यूनिटी, ऑप्शन सी आएगा इसमें, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या तो यूनिटी में होगी, तब क्या मोनोपोलिस्ट क्या इसमें इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द मोनोपोलिस्ट इज डन बाय, क्यों वो मतलब क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनाता है, डिक्रीज द साइज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि क्या है कि अगर वो डिस्क्रिमिनेशन तो इंक्रीज तो कर नहीं सकता मार्केट के साइज को, कंज्यूमर सरप्लस को भी इंक्रीज नहीं कर रहा है वो, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, डिक्रीज द साइज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये दी थी सैमुअल्सन ने दी थी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ये बिल्कुल सही है, कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्टेंट ये बिल्कुल सही है, फिर कंज्यूमर चूजेस वन बंडल ओवर ऑल अदर्स ये भी बिल्कुल ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव ये गलत है, क्योंकि वो वहां पे पॉजिटिव लेके चलता है सैमुअल्सन, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। में है 91 द टर्म मैक्रो वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, इसमें आएगा ऑप्शन डी रैगनर फिश। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड बीमा ट्रिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी। सबसे पहले बीमा सुगम ये इसका पार्ट है, बीमा सुरक्षा ये भी पार्ट है, बीमा वाहक ये भी पार्ट है, बीमा विस्तार आई थिंक इसमें विस्तार भी आता है, बीमा सुरक्षा नहीं है इसमें, ऑप्शन बी आएगा इसमें कि सुगम भी है, वाहक भी है, विस्तार भी है, सुरक्षा नहीं, ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन फॉर द ईयर, इसका आएगा 2070 2070 तक का टारगेट रख रखा है, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद में क्या है कि
इसमें स्टेटमेंट दे रखे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। इसमें क्या, इट इज द स्टैच्यूटरी बॉडी और इट इज क्रिएटेड फॉर द इंश्योरिंग फ्री ट्रेड इंडिया। बिल्कुल सही है इसमें कि स्टैच्यूटरी बॉडी या कंपटीशन कमीशन जो 2002 में आया था, और ये कि इंश्योरिंग फ्री ट्रेड देखती है। ये नहीं फॉरेन ट्रेड की बात नहीं, कि फ्री ट्रेड इन इंडिया की बात कर रखी है। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम, कि वो रिड्यूस करना चाहती है एक तरीके से कि लिक्विडिटी को, तो वो क्या करे, गवर्नमेंट कैन सेल इट्स ओन सिक्योरिटी। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, क्योंकि जब उसको लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है तो वो सेल ही करेगी सिक्योरिटी को। फिर उसके बाद में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल अज्यूम्स ए कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो। इसका आएगा डोमर मॉडल, क्योंकि डोमर मॉडल ये मान के चलता है कि एपीसी एमपीसी क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो सेविंग इनकम रेशियो को कांस्टेंट कौन मानता है, डोमर मॉडल मान के चल करता है। फिर उसके बाद में क्या है इसमें, एज पर द केंज a liquidity trap take place in the specific circumstances where the demand for money become interest elastic। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट इसमें, हाँ, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन, मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म, बैलेंसिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि बैलेंसिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा कि यूरिया गोल्ड क्या है और उसके बारे में मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। इट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर फॉर इंक्रीजिंग वेजिटेबल प्रोडक्शन। द इंक्लूजन ऑफ द ह्यूमिक एसिड विद यूरिया एट द लाइफ स्पेम ऑफ द के फर्टिलाइजर। बिल्कुल दोनों एग्जैक्ट इसमें, इसको अभी लॉन्च किया गया था और इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया है। और तो इसका क्या है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। इसमें स्टेटमेंट 1 भी, और अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने लॉन्च किया था इसको राजस्थान में यूरिया गोल्ड को, तो इसके स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो ये तो देखे थे हमने सारे पेपर। अगर फिर भी अगर आपको कुछ इशू है, कुछ कमेंट है, कर सकते हैं आप मुझे। तो तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।